नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी को साझा किया था। आज हम दोस्तों बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं, उन स्थलों से किस किस वस्तु, किस किस सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी कि वर्तमान में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है, लेकिन इसमें हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं, सबसे कम स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। मुंडी गाक और सुरतगोही केवल 2 स्थल है जो प्राप्त हुए थे हमको अफगानिस्तान से। दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल मैंने आपको बताया था कि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर जिस स्थल को खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा। यह स्थल प्राप्त हुआ था रावी नदी के तट पर और यही स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल माना जाता है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है, इसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा देखो दोस्तों, प्रत्येक स्थल को हमें किस प्रकार से पढ़ना है इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें दोस्तों प्रत्येक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि यह स्थल स्थित कहां था, इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी, इस स्थल का उत्खनन किसने किया था, यह स्थल किस नदी के किनारे स्थित था और इस स्थल से हमें कौन कौन से अवशेष या सामग्री प्राप्त हुई है। इन पॉइंटों के माध्यम से हम प्रत्येक स्थल का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा। हड़प्पा की दोस्तों यदि हम स्थिति की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित था। मांटगोमरी जिले में कहां स्थित था। पहला पॉइंट, हड़प्पा कहां स्थित था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। दोस्तों, बात की जाए मांटगोमरी जिले की तो मांटगोमरी जिले का जो वर्तमान नाम है, इस जिले को कहा जाता है वर्तमान में साहिवाल जिला। साहिवाल जिला, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। यह दौर चल रहा है नामों को बदलने का, तो इसका भी जो नाम है मांटगोमरी जिले का, इसका वर्तमान नाम है साहिवाल जिला। यह स्थित था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और यहां से हमें स्थल प्राप्त हुआ था हड़प्पा। पहली बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी, इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोज की थी हड़प्पा की। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उत्खनन की। हड़प्पा का उत्खनन किया गया। सर्वप्रथम दोस्तों इसका उत्खनन किया गया था 1926 ईस्वी में। इसके बाद इसका उत्खनन किया गया था 1946 में। 1926 और 1946 में इसका उत्खनन किया गया था मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो स्थल था ये किस नदी के किनारे स्थित था, दोस्तों हड़प्पा जो स्थल प्राप्त हुआ था वो रावी नदी के
तट से प्राप्त हुआ था। यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है। इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल हड़प्पा प्राप्त हुआ है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले से प्राप्त हुआ है। इस मांटगोमरी जिले का वर्तमान में नाम है साहिवाल जिला। फिर मैंने आपको बताया था इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन 1926 में 1946 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्खनन माधव स्वरूप वत्स के द्वारा और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं और उनसे हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं और उन अवशेषों के आधार पर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो आगे हम बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त अवशेष या सामग्री। प्राप्त अवशेष या सामग्री। प्राप्त अवशेष या सामग्री। देखिए, देखा जाता है कि जो एग्जाम में जो सवाल सेट करता है तो अधिकांश सवाल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से पूछे जाते हैं और इस स्थलों में भी वो अवशेष या जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है वहां से सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कौन सी सामग्री या कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है। दोस्तों यदि हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में तो अगर पहली बात मैं करूं इसके बारे में तो हड़प्पा जो नगर था ये 2 टीलों में विभाजित था। कितने टीलों में? हड़प्पा नगर 2 टीलों में विभाजित था। पहली बात मैं करता हूं कि जो हड़प्पा नगर था, ये जो स्थल था हड़प्पा नगर 2 टीलों में विभाजित था। कितने टीलों में विभाजित था? 2 टीलों में विभाजित था। देखिए 2 टीलों में विभाजित था ये। एक तो था पूर्वी टीला, इसको हमने कहा पूर्वी टीला, और एक पश्चिम में प्राप्त हुआ जिसको हमने कहा पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। हड़प्पा नगर 2 टीलों में विभाजित था। 2 टीलों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो था दोस्तों इसको कहा गया नगर टीला। क्या कहा गया? नगर टीला। और जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीले को कहा गया दुर्ग टीला। पश्चिमी टीले को क्या कहा गया? दुर्ग टीला कहा गया। नगर टीला और दुर्ग टीला, इसका मतलब यह था कि हड़प्पा जो नगर था ये 2 टीलों में बटा हुआ था, इधर पूर्वी टीला इधर पश्चिमी टीला। इसको नगर टीला इसलिए कहा गया था कि इस हिस्से में सामान्य जनता निवास करती थी। जो प्रजा थी वो निवास करती थी। सामान्य जनता का जो निवास था वो किधर था? वो पूरब में था। इस कारण पूर्वी टीले को नगर टीला कहा गया। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया। इसका मतलब यह था कि इस हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में या दुर्ग टीले में राजा और उसके सगे संबंधियों का निवास स्थान था। राजा और उसके सगे संबंधियों का निवास। राजा और उसके सगे संबंधियों का जो निवास था वो था दोस्तों किधर? पश्चिम में। और इसे कहा गया था दुर्ग टीला। दुर्ग टीले के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। एक विद्वान थे जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर, और मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक तौर पर उत्खनन किया था हड़प्पा का। अभी मैंने आपको बताया था माधव स्वरूप वत्स ने और मार्टिमर व्हीलर ने इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन किया था। मार्टिमर व्हीलर ने इस टीले को एक संज्ञा दी है। इस टीले को उन्होंने कहा है माउंट एबी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा कि मार्टिमर व्हीलर ने किस स्थल को माउंट एबी की संज्ञा दी है।
तो मार्टिमर व्हीलर ने दुर्ग टीले को या पश्चिमी टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जानकारी यहां से हमें यह प्राप्त होती है कि हड़प्पा नगर जो था वो 2 टीलों में विभाजित था। पूर्वी टीला जिसे नगर टीला कहा गया, यह सामान्य जनता का निवास था। पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला कहा गया, यहां राजा और उसके सगे संबंधी निवास करते थे। और इसी पश्चिमी टीले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा के किस टीले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। तो आपको याद रखना होगा, पश्चिमी टीले को या दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा था? माउंट एबी कहा था। पहली बात। दूसरी, यदि हम बात करें हड़प्पा के बारे में, अवशेष और सामग्रियों के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण चीज उत्खनन में यहां से प्राप्त होती है। हड़प्पा से हमें कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे। कितने? 12 अन्नागारों के साक्ष्य। 12 अन्नागारों के साक्ष्य। अन्नागार का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, जिसमें आप अन्न रखते हैं। अन्न रखने का जो अन्न, देखो अन्न जो हम जहां रखते हैं, जहां हम अन्न का भंडार करते हैं, वो जो अन्न रखने की का जो स्थान होता है, जैसे आज हम स्टील की कोठियों का प्रयोग करते हैं, पहले हम मिट्टी का एक बर्तन बनाते थे जिसमें हम क्या रखते थे? अन्न। उसको अन्नागार कहा जाता है। तो यहां से हमें 12 अन्नागारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो ये जो 12 अन्नागार हैं, ये हमको 2 पंक्तियों में मिले हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6 अन्नागार मिले हैं। कितने अन्नागारों के साक्ष्य प्राप्त हुए? यहां से हमको कुल 12 अन्नागारों के प्राप्त हुए हैं। और ये जो अन्नागार थे, ये कितनी पंक्तियों में थे? ये दोस्तों 2 पंक्तियों में थे। और प्रत्येक पंक्ति में कितनी पंक्तियों में? 2 पंक्ति में। और प्रत्येक पंक्ति में कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? 6। तो जो 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे, ये कितनी पंक्तियों में प्राप्त हुए थे? 2 पंक्तियों में, 2 लाइनों में या 2 पंक्तियों में कितने अन्नागार प्राप्त हुए थे? 12। और प्रत्येक पंक्ति में कितने थे? 6। प्रत्येक पंक्ति में 6। तो आपको याद रखना है कि 12 अन्नागारों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो 12 अन्नागारों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। 2 पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 6। अब देखिए, ये जो अन्नागार है जो हमें 2 पंक्तियों में प्राप्त हुए हैं, इन अन्नागारों के बीच में से हमको गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? गेहूं और जौ के दानों के अवशेष। गेहूं व जौ, गेहूं व जौ के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं? इन अन्नागार, जो ये अन्नागार 2 पंक्तियों में थे, इनके बीच में हमको क्या प्राप्त हुआ है? गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि गेहूं और जौ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए थे जो हड़प्पा से अन्नागार मिले थे 12, प्रत्येक 2 पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 6। उनके मध्य से हमको गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए थे। पहला सवाल यहां से यह बनता है। दूसरा सवाल देखो दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन सवाल बनाएगा। वो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? जितनी भी इमारत मिली है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में, जितनी भी संरचना प्राप्त हुई है, वो आपको क्रम से उनको पूछ सकता है कि तो क्रम में सजाइए। इनका आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, वो आपको याद रखनी है। तो देखो सवाल किस प्रकार बनेगा मैं आपको बताता हूं। तो पहला जो सवाल बनेगा वो तो ये बनेगा कि गेहूं और जौ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। 12 अन्नागार कहां से प्राप्त हुए थे? 12 अन्नागार भी प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। देखो सवाल ये बनता है, मैं सवाल लिख रहा हूं। सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे बड़ी इमारत या संरचना, स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी इमारत या संरचना कौन सी थी?
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या संरचना कौन सी थी? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए में है लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह। इसी बंदरगाह को दोस्तों कहा जाता है गोदीबाड़ा, और इसे ही कहा जाता है डॉक यार्ड। इसे ही कहा जाता है डॉक यार्ड। डी में मैं आपको दे रहा हूं हड़प्पा के अन्नागार। हड़प्पा से कितने अन्नागार प्राप्त हुए? 12। हड़प्पा के अन्नागार। सी में आपको दे रहा हूं मोहनजोदड़ो के अन्नागार। और डी में आपको दे रहा हूं मोहनजोदड़ो का स्नानागार। मेरा सवाल यह है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए लोथल का बंदरगाह या गोदीबाड़ा या डाकयार्ड, बी है हड़प्पा के अन्नागार, सी है मोहनजोदड़ो के अन्नागार, और डी है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। दोस्तों, अगर सवाल यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ी संरचना, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी संरचना थी या सबसे बड़ी इमारत थी वो था लोथल का गोदीबाड़ा। लोथल हम पढ़ेंगे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है जो गुजरात से प्राप्त हुआ था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था जहां से हम पश्चिमी एशिया से व्यापार किया करते थे। तो यही लोथल का बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। अगर बात आए कि सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी संरचना या इमारत क्या है, तो पहली तो दोस्तों क्या हो जाएगी? लोथल का बंदरगाह। अगर दूसरी की बात करता है तो सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत या दूसरी सबसे बड़ी संरचना जो है वो है हड़प्पा के अन्नागार। हड़प्पा से जो 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे वो सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी संरचना या इमारत है। अगर तीसरी की बात करता है तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी सबसे बड़ी संरचना या इमारत है मोहनजोदड़ो के अन्नागार। अगर चौथी की बात करता है तो सिंधु घाटी सभ्यता की चौथी सबसे बड़ी इमारत या संरचना है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। यही 4 देकर आपसे क्रम से पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना और सबसे छोटी संरचना की सबसे बड़ी संरचना से स्टार्ट करते हुए सबसे छोटी संरचना कौन सी है, इनको क्रम से सजाइए। सही क्रम क्या है? इनका क्रम वो गड़बड़ कर देगा और 4 ऑप्शन आपको देगा। आपको सही क्रम का पता लगाना है, और सही क्रम जो आपका है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि लोथल का बंदरगाह सबसे बड़ी संरचना थी, उसके बाद दूसरी थी हड़प्पा के अन्नागार, तीसरी थी मोहनजोदड़ो के अन्नागार, और चौथी थी मोहनजोदड़ो का स्नानागार। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो 4 संरचनाएं प्राप्त हुई थी ये इनका क्रम है सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे की तरफ। अगर सबसे छोटे से और सबसे बड़े की लिखता है तो मोहनजोदड़ो का स्नानागार, उसके बाद अन्नागार, उसके बाद हड़प्पा के अन्नागार, और उसके बाद लोथल का बंदरगाह या लोथल का गोदीबाड़ा या लोथल का डॉकयार्ड। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल दोस्तों यहां से बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा में जो 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे ये हड़प्पा के 12 अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। यहां तक कोई दिक्कत? 2 महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की। एक तो हड़प्पा 2 टीलों में विभाजित था, और दूसरा हड़प्पा से 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे। तीसरे अवशेष या सामग्री की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा से जब हड़प्पा की खुदाई की गई, हड़प्पा का जब उत्खनन किया गया, तो यहां से हमें कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। किसके अवशेष प्राप्त हुए थे? कब्रिस्तान संस्कृति। कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि कब्रिस्तान संस्कृति या सवाधान संस्कृति के अवशेष या साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए थे? देखिए दोस्तों, हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
अब देखिए जो कब्रिस्तान संस्कृति है, जब यहाँ की खुदाई की गई तो यहां से कब्रें निकली, उनके आधार पर यहां से जो कब्रिस्तान संस्कृति थी, इस संस्कृति के आधार पर यह पता लगाया गया कि ये जो कब्रिस्तान संस्कृति थी, यहां से दो प्रकार के हमें समाधान के साथ प्राप्त होते हैं, R37 और H। R37 और H प्रकार के जो समाधान प्राप्त हुए थे, R37 और H प्रकार के समाधान हमें कहां से प्राप्त होते हैं? R37 और H प्रकार के समाधान दोस्तों हमें प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। एक विद्वान थे जिनका नाम था कैनोयर। कैनोयर के अनुसार इन्होंने बताया, इनको दो भागों में बांटा है, R37 और H। R37 और H यानी RH, इसको हम दोनों को क्या कह सकते हैं? RH। तो RH प्रकार के जो समाधान प्राप्त हुए थे, RH प्रकार के समाधान किनके अनुसार? कैनोयर के अनुसार दो प्रकार के समाधान प्राप्त हुए थे, R37 और H, या RH प्रकार के समाधान यहां से हमें प्राप्त हुए थे। तो कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ये हमें प्राप्त हुए दोस्तों हड़प्पा से। उसके बाद हमें यहां से एक कब्र मिली थी, यहां से हमें एक कब्र मिली थी और इस कब्र को माना गया है विदेशी कब्र। यह कब्र ताबूत में थी और ताबूत समाधान की प्रक्रिया भारत में नहीं चलती थी, यह विदेशों में चलती थी, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह किसी विदेशी व्यक्ति का क्या है? कंकाल है, विदेशी व्यक्ति का क्या है? शव है। तो अगर आपसे पूछे कि विदेशी कब्र या ताबूत समाधान, विदेशी कब्र या ताबूत समाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो विदेशी कब्र या ताबूत समाधान के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों, कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला कि कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। दूसरा, कैनोयर ने जो यहां से समाधान प्राप्त हुए थे उनको दो भागों में बांटा था, R37 और H प्रकार। RH प्रकार के समाधान कहां से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा से। तीसरा, विदेशी कब्र या ताबूत समाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? उसमें भी आपको याद रखना है हड़प्पा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं कि हमें हड़प्पा से और क्या मिला है। दोस्तों यदि हम अगले साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा से चौथे अवशेष की हम बात करते हैं। हड़प्पा से हमको श्रमिक आवास यानी जो बैरक होती है, जहां श्रमिक रहते हैं, श्रमिक जहां कारखाने में काम करते हैं, वहां उनके निवास के लिए आवास बनाए जाते हैं, जिसे बैरक भी कहा जाता है। तो श्रमिक आवास या बैरक के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ये भी दोस्तों हमें प्राप्त हुए कहां से? हड़प्पा से। देखो, श्रमिक अगर रह रहे हैं, श्रमिकों को आवास यदि प्राप्त हुआ है या श्रमिकों की बैरक प्राप्त हुई है, तो सीधा सा मतलब यह है कि यहां उद्योग धंधे प्रचलित थे, कारखाने यहां स्थापित थे। इसी कारण दोस्तों हमेशा याद रखना, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। यदि औद्योगिक नगर की बात आए तो चनूदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है, जबकि हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। तो श्रमिक आवास या बैरक के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे दोस्तों हड़प्पा से। उसके बाद हम बात करते हैं मोहरों की। मोहर वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय, मोहरों का प्रयोग किया गया था। अगर मोहरों की बात आए तो दोस्तों यहां से दो सवाल बनते हैं। पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। दो सवाल हैं, आपको दोनों को ध्यान से देखना है। मैं मोहरों के बारे में बात कर रहा हूं। सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी? इन दोनों में अभिलेख का अंतर है। बस अभिलेख युक्त मोहरों का मतलब है जिन मोहरों पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे आज के जो हमारे सिक्के चलते हैं, कॉइन्स जो चलते हैं, इन पर लिखा होता है भारत सरकार, चिन्ह बने होते हैं।
अगर 1 का है तो 1 रुपया, 5 का है तो 5, 10 का है तो 10। ठीक उसी प्रकार उस समय जो मोहर थी उन पर कुछ लिखा हुआ था। तो 2 सवाल ऐसे बनेंगे कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर बात करता है कि सर्वाधिक मोहरें, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें जिस स्थल से प्राप्त हुई थी उस स्थल का नाम था मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वाधिक मोहरें जिस स्थल से प्राप्त हुई थी दोस्तों उस स्थल का नाम था मोहनजोदड़ो। तो सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। और यदि बात करता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। इन दोनों सवालों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कंफ्यूजन की स्थिति बनती है और सवाल गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। और अगर पूछता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि आगे यहां से क्या प्राप्त हुआ था। यहां से हमें प्राप्त हुआ है शंख का बना बैल। शंख आप समझते हो, शंख का बना बैल। बैल प्राप्त हुआ है जो किसका बना हुआ था? शंख का बना हुआ था। शंख जो बजरी होती है उसमें से शंख निकलते हैं जिनको बजाने के, जब आरती की जाती है तो बजाने के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो शंख का एक बैल बना हुआ था, वो भी दोस्तों हमें कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हड़प्पा से जो हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं, इन्हीं बर्तनों को कहा जाएगा मृद भांड। हड़प्पा से जो बर्तन या मृद भांड प्राप्त हुए हैं, इन बर्तनों पर या इन मृद भांडों पर, इन बर्तनों पर या इन मृद भांडों पर जो आकृति हमको प्राप्त हुई है वो दोस्तों मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। बर्तनों या मृद भांडों पर मछुआरे का चित्र। किसका चित्र प्राप्त हुआ है? मछुआरे का चित्र। मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। यहां के जो मृद भांड हैं या जो बर्तन हैं उन पर जो चित्र प्राप्त हुआ है वो है मछुआरे का। यहां से एक बैल प्राप्त हुआ है, वो बैल किस पर बना हुआ है? शंख पर। तो शंख का बना हुआ बैल भी दोस्तों हमें कहां से प्राप्त हुआ है? ये भी प्राप्त हुआ है हमें कहां से? हड़प्पा से। अगर हड़प्पा की बात की जाए दोस्तों, अगर देखिए हड़प्पा में अगर ये पूछा जाए कि हरियुपिया, ऋग्वेद में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता, तो ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका नाम है हरियुपिया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि वैदिक काल में ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए, ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए हरियुपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? हरियुपिया। हरियुपिया शब्द का प्रयोग, यानी ऋग्वैदिक काल में एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम है हरियुपिया। और इस हरियुपिया का समीकरण, इस हरियुपिया का जो समीकरण बैठाया गया है वो समीकरण बैठाया गया है किससे? हड़प्पा से। किससे बैठाया गया है? हड़प्पा से। तो मैं आपको बता रहा हूं, चौथा क्या प्राप्त हुआ? श्रमिक आवास या बैरक के साक्ष्य। उसके बाद क्या प्राप्त हुई थी? मोहरें। अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी तो मोहनजोदड़ो से। अगर पूछता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी तो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमें यहां से शंख का बना बैल प्राप्त हुआ था। यहां से हमें जो बर्तन या मृद भांड मिले थे उन पर जिसका चित्रण किया गया था सर्वाधिक मात्रा में वो था मछुआरे का चित्रण। और ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है क्या? हरियुपिया। मतलब ऋग्वेद में हरियुपिया शब्द आता है जिसका समीकरण हम कहां से बैठाते हैं? हड़प्पा से बैठाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां से हमको प्राप्त हुआ था, यहां से हमको जिस चीज के साक्ष्य मिले हैं कि एक स्त्री है और उस स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ है। तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, यह भी कहां से प्राप्त हुआ था? स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से
निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी प्राप्त हुआ है दोस्तों, कहां से? हड़प्पा से। देखिए स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ है, इसको हमने पृथ्वी देवी माना है। क्या माना है? पृथ्वी देवी माना है। और इसे ही हमने माना है उर्वरकता की देवी। क्या माना है? उर्वरकता की देवी। इसे हमने माना है क्या? उर्वरकता की देवी। तो आपसे पूछेगा कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, और इसे उर्वरकता की देवी माना गया है। उसके बाद दोस्तों यहां से हमें इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, और ये जो इक्का गाड़ी थी ये किसकी बनी हुई थी? पीतल की। तो पीतल की बनी इक्का गाड़ी, पीतल की बनी इक्का गाड़ी, और पीतल की बनी इक्का गाड़ी भी कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? ये भी हमें प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। उसके बाद हड़प्पा, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता से जो आप उम्मीदें कर सकते हो वो सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर से हमें किसके साक्ष्य मिले थे? शौचालय के साक्ष्य मिले थे। जिस स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं, इस स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बहुत पहले से जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की जल की निकासी थी। ये आगे हम जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ी विशेषता प्रत्येक घर में नालियों का होना था। जल की निकासी की व्यवस्था एक अद्वितीय विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो अन्य और सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है। तो सिंधु जो हड़प्पा है, यहां से हमें प्रत्येक घर में शौचालय के साक्ष्य, प्रत्येक घर में शौचालय के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। दोस्तों ये थे हड़प्पा सभ्यता से जो जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं आपको एक बार इनको दोबारा रिकॉल करवाता हूं, रिमाइंड करवाता हूं। देखिए मैंने सबसे पहले बात की, जो प्रथम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का उसका नाम है हड़प्पा। हमने इसमें सबसे पहले बात की थी कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम है साहिवाल जिला। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया था। यह स्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित था। फिर हमने बात की कि हड़प्पा से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, कौन कौन सी यहां से हमको सामग्री प्राप्त हुई थी। हमने सबसे पहले बात की कि जो हड़प्पा नगर था ये दो टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा गया था और यहां सामान्य जनता निवास करती थी। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया था, यहां राजा और उसके सगे संबंधी निवास करते थे। मार्टिमर व्हीलर ने इसी पश्चिमी टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी थी, माउंट एबी नाम दिया था। उसके बाद हमने बात की दूसरे अवशेष की। हमें यहां से 12 अन्नागारों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, दो पंक्तियों में। प्रत्येक पंक्ति में 6 अन्नागार प्राप्त हुए थे, और इन अन्नागारों के मध्य में हमें गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए थे। फिर हमने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ी संरचना कौन कौन सी है, तो मैंने क्रम से आपको बताया है कि सबसे बड़ी संरचना है लोथल का गोदीबाड़ा या लोथल का बंदरगाह। दूसरे नंबर पर है हड़प्पा के अन्नागार। तीसरे नंबर पर है मोहनजोदड़ो के अन्नागार, और चौथे नंबर पर है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमें यहां से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। R37 और H प्रकार के हमें यहां से समाधान प्राप्त हुए थे। कैनोयर के अनुसार, कैनोयर उनका नामकरण किया था, दो प्रकार R37 और H। उसके बाद हमें यहां से दोस्तों विदेशी कब्र और विदेशी कब्र या ताबूत समाधान के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विदेशी कब्र या ताबूत समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो स्थल है हड़प्पा। उसके बाद हमने बताया था कि यहां से हमको श्रमिक आवास या बैरक आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी कारण हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। फिर हमने मोहरों की बात की। अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई, तो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से।
अगर बात करता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी, तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। उसके बाद यहां से हमको शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ। यहाँ के बर्तनों या मृद भांडों पर मछुआरे के चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद में हड़प्पा का समीकरण हरियुपिया से लगाया गया है। उसके बाद हमने बात की, यहां से हमको स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त हुआ, जिसको हमने उर्वरकता की देवी माना। पीतल की बनी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई और प्रत्येक घर में शौचालय के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए थे। दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल, जिसका नाम है हड़प्पा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल की, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो तो वही बात जो हमने आपको बताया हड़प्पा में। सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी की बात करते हैं। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, आपको याद रखना है स्थित कहां है ये, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। उसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में कब की गई थी? 1922 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। उसके बाद मोहनजोदड़ो स्थल जिस नदी के किनारे स्थित था वो है दोस्तों सिंधु नदी। दोस्तों, हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है, वो आपको ध्यान रखना। कई बार सवाल आप गलत करके भी आ जाते हैं कि हड़प्पा के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, और कई बार आप सिंधु नदी करके आ जाते हैं। ध्यान रखना, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो ये दोनों जिस नदी के तट पर स्थित थे उस नदी का नाम है सिंधु नदी। यह आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगर मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, लेकिन यहां से अगर मैंने आपको हड़प्पा में एक सवाल बताया था कि हड़प्पा से हमको समाधान संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। लेकिन अगर आपसे यह पूछे कि मोहनजोदड़ो से समाधान या कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए थे या नहीं हुए थे, तो यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला हो सकता है, लेकिन यहां से हमको कोई ऐसा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ या ऐसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए जिससे यह पता लगाया जा सके कि मोहनजोदड़ो से समाधान या कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि यहां से हमको समाधान या कब्रिस्तान संस्कृति प्राप्त हुई थी। अगर बात करता है समाधान या कब्रिस्तान संस्कृति की, तो उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना होगा वो प्राप्त हुआ था हड़प्पा से। इसके बाद यदि हम बात करें कि मोहनजोदड़ो के उपनाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो के दोस्तों उपनाम है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ तो है मृतकों का टीला। अगर इसकी बात की जाए उपनाम की, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान। सिंध का
नखलिस्तान और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है स्तूपों का शहर। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है। तो सिंध का बाग जिस स्थल को कहा जाता है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। आपको याद रखना है कि सिंध का नकलिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। स्तूपों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका उपनाम होता है सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान और स्तूपों का शहर। तो ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें किस किस के अवशेष प्राप्त हुए थे, कौन कौन सी सामग्री हमें यहां से प्राप्त हुई थी। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर मैं आपको इसका रिकॉल करा देता हूं कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में प्राप्त हुआ था ये स्थल। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ये सिंधु नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका उपनाम है सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान और स्तूपों का शहर। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अगली कक्षा में, कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे और कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई थी। तब तक के लिए धन्यवाद।